हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट कैटेगरी रैंक होल्डर 5 जिन्होंने अभी 2025 का पीजी का एग्ज़ाम दिया है और स्टेट में कैटेगरी रैंक ने 5 हासिल की है। डॉक्टर संस्कृति जैन मैम, जिनने अपनी यूजी की डिग्री जेएचएमसी भोपाल से की है। तो मैम, आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताइए पहले। एआईए पीजीईटी जी। सबको ही पता है कि भाई पीजी अगर करना है, एमडी जी। आपको करना है जी। तो ये एग्जाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा। जी। जैसे यूजी में नीट का प्रोसीजर होता है, हाँ। वैसे ही पूरा सेम प्रोसीजर एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम है, जी। +4-1 है, हाँ। 3 आवर्स का एग्जाम है, ये जी। सब करके फिर काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एक पूरी वो जर्नी है, उसको वापस पूरा रिवाइंड करके जी। ये इस पे आना है। मैम, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आई एम डॉक्टर संस्कृति जैन, यूजी जीएचएमसी भोपाल से किया है जी। और अब पीजी के लिए एग्जाम दिया है 2025 में। मेरा इंटर्नशिप अभी खत्म हुआ है अगस्त 2025 में। जी। 2018-19 बैच है और स्टेट तो मध्य प्रदेश है ही। जी मैम, तो आपने प्रिपरेशन कितने टाइम की इसकी? काउंट कर लो, 27 से 4 जुलाई, ऑलमोस्ट 30 डेज, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज। यानी 1 मंथ में पीजी का एग्जाम क्रैक, वो भी अच्छी रैंक के साथ। हाँ, मतलब कर लिया। जी। ऐसा होता है कि 1 मंथ में ही किया है, 1 मंथ में हिम्मत बढ़ाई है खुद की कि हाँ यार करना तो है। अब ठीक है, 1 ही महीना बचा है तो क्या हो गया, देना तो है, करना हाँ। तो है, एमडी तो करना ही थी, चाहे कुछ हो जाए। तो शुरू की पढ़ाई, पहले कम थी, होप तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब सच में बोलूं तो ऐसा था कि चलो देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और लास्ट ईयर जब नोटिस आया था तो इट वाज मेंशन्ड कि भाई अप्रैल में होगा पेपर, तो एनटीए का। तो हम लोग सब बहुत ऐसे होप लूज कर दी कि यार अपन तो एलिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो इंटर्नशिप है वो अगस्त 25 में खत्म हो रही है। एग्जाम होना था अप्रैल में, बट ऑब्वियस हम लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब फिर उसके बाद एग्जाम हुआ नहीं अप्रैल तक, थोड़ी सी होप आई, फिर वापस होप लूज हो गई क्योंकि एग्जाम का नोटिस आ गया कि 30 जून तक वाले एलिजिबल है। छोड़ दिया, मजे कर रहे हैं, इंटर्नशिप एंजॉय कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं तो इंटर्नशिप तो एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद जब आया फाइनल नोटिस 27 को कि नहीं 31 अगस्त तक आप लोग एलिजिबल हो, तो वो 5 दिन ने बचा लिया। वो 5 दिन ने साल और जिंदगी दोनों बचा ली। फ्रेंड से बात की, बीके है, बीके से बात की, और फ्रेंड से उनसे बात की, तो ऐसा था नहीं यार पेपर दे, जितना तू कर सकती है ना तू कर, तू पढ़। मतलब अनुराग है मेरा फ्रेंड है, उसने बोला तू पढ़, बस तू कुछ मत सोच, तू पढ़। और पढ़ती गई, हो गया। बीच बीच में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। पर वही बात करो फ्रेंड से, अरे पढ़ो यार, हो जाएगा, पढ़ते रहो। और ऐसा होता है कि ये समझ में आया कि 1 महीने में सच में होता तो कुछ नहीं है। जो यूजी डेज है ना आपके, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पढ़ो, पर इसलिए पढ़ो कि यार हमको ये सीखना है। जब वो पढ़ लोगे ना तो अपने आप हेल्प हो जाएगी। जब मैंने एग्जाम स्टार्ट किया, जब मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आए ना, तो मेरे को सिर्फ ये क्लिक हो रहा था कि यार रेपर्टरी में वो पढ़ा था मैंने, यार मटेरिया में पढ़ा था, ये मटेरिया के क्वेश्चंस तो सिर्फ मेरे नॉलेज से सॉल्व किए मैंने। कि ये जो सिम्टम्स है, ये जो थर्मल है, यार ये इस मेडिसिन का है। क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा टाइम था नहीं, बट ऑब्वियस है, तो मैं सिर्फ एलेंस की नोट पढ़ी थी और क्वेश्चन था बोरिक से। पर वो सिर्फ जो यूजी का नॉलेज था ना आपका, कि हाँ यार ऐसा ऐसा होता है, ये पढ़ा था, उसी पे हुआ। तो यूजी पे फोकस करो और फिर पीजी के लिए पढ़ना ही है। अब तो सबके पास टाइम है, अब सबके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अब तो पढ़ोगे, पढ़ो अच्छे से। मैम, जैसे आप यूजी के टाइम पे एकेडमिक में काफ़ी अच्छे रही हैं, आपने हर ईयर में टॉप ही किया है लगभग। तो आपने कब सोचा कि मुझे अब पीजी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए यूजी में रहते हुए? यूजी में रहते हुए मैंने ऐसा स्पेसिफिकली कभी नहीं सोचा कि मेरे को पीजी की तैयारी स्टार्ट करनी है। क्योंकि यूजी में भी जब एग्जाम्स होते थे ना, तो मेरा ये कभी नहीं था कि टॉप करना है। बस मेरे को पढ़ना है, और मेरे को इतना पढ़ना है कि वो मेरे को हेल्प कर दे। वो मेरे को प्रैक्टिस में हेल्प कर दे और वो मेरे को एग्जाम्स में हेल्प कर दे। बस इतना पढ़ना है। ऑटोमेटिकली टॉप हो गया। और जब वो होता गया तो रियलाइज, जब मैंने पीजी का सिलेबस देखा, क्योंकि हर यूजी के बच्चे में वो कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा तो होता ही है। यार पीजी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, बहुत सारी कोचिंग्स एक्सप्लोर की यूजी में।
तो समझ में आया कि सिलेबस तो वही है जो आप यूजी में पढ़ रहे हो, जी बस एग्जाम्स का पैटर्न डिफरेंट है, हाँ थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, क्लिनिकल थोड़ा सा कम है। जी तो ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो उसी को अच्छे से पढ़ो। तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था, हाँ, लेकिन ये जरूर सोचा था कि जब जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि यार अब यूजी खत्म हो गया है, अब पीजी के लिए पढ़ना है, उस दिन सब कुछ छोड़ के मैं पीजी के लिए पढ़ूंगी। जी लेकिन हुआ नहीं वो, हम्म, तो पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया, और जब हुआ तब टाइम बहुत कम था। जी पर अगर मुझे टाइम मिलता, हाँ सही बोलूं, तो मैं सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करती, दिन रात एक करके पढ़ाई करती, और पीजी पीजी पीजी, बस पीजी के लिए पढ़ाई करती। जी वो मैंने लास्ट 1 मंथ में किया, लेकिन अगर मेरे को टाइम मिलता तो मैं पूरा साल करती। जी मैम, जैसे अभी आपने कोचिंग की बात की, तो आपने पीजी के लिए एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन की थी? नहीं, ज्वाइन तो नहीं की, हाँ, लेकिन जब मैं यूजी में थी तो मैंने काफी कुछ एक्सप्लोर किया था, क्योंकि सीनियर से गाइडेंस लेते हैं, हाँ तो सीनियर्स कोचिंग ले रहे थे, सुपर सीनियर्स कोचिंग लेते हैं, खुद भी ऐसा लगता है कि यार अपन नहीं पढ़ पाए तो, अपन ने नहीं किया तो। हाँ तो मैंने काफी सारी कोचिंग्स एक्सप्लोर की थी, भोपाल लोकल की भी की थी, फिर ऑल ओवर इंडिया में जो ऑनलाइन कोचिंग है वो भी एक्सप्लोर की, हाँ पर ली नहीं, क्योंकि मतलब उतना मेरे को ऐसा रहता है मैं खुद से पढूं तो मेरे को ज्यादा बेटर होता है। हाँ, अगर मेरे को गाइडेंस लगता तो मैं लेती। तो जिसको भी लगता है कि कोचिंग लेना चाहिए, हम किसी के गाइडेंस से ज्यादा बेटर कर सकते, वो 100% कोचिंग लो। मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए भी नहीं ली, जी और मेरे को थोड़ा सा खुद से पढ़ना ज्यादा बेटर लगता है। पर अगर मैं पहले से प्रिपेयर करती तो शायद मैं लेती, जी और टेस्ट सीरीज तो 100% लेती। वो Okay. मेरी एक गलती थी जो मैंने नहीं ली, पर अगर टाइम होता तो मैं लेती, 100% लेती। जी, तो अभी जैसे आपने 1 महीने में जो एकदम अपना पूरा जी जान लगा दिया, तो 1 महीने में वो ड्यूरेशन है पढ़ाई का शेड्यूल आपका कैसा था? शेड्यूल से पहले मेरा ये था कि नींद पूरी होनी चाहिए। ओके अगर नींद पूरी होगी तो पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई होगी। हाँ तो सबसे पहले मैं अपनी नींद, मतलब मैं लगभग 1 बजे के आसपास रात को सो जाती थी, और सुबह वही 7 बजे लगभग उठ जाती थी, उठ के पढ़ती थी नॉन स्टॉप। मॉर्निंग टाइम मेरा सबसे बेस्ट टाइम है, हमेशा से मेरे लिए सबसे बेस्ट वही रहा है, क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, जो पढ़ा है वो हो ही जाएगा उस टाइम। तो लंच तक मैं कंटिन्यू सिटिंग देती थी, लंच तक कंटिन्यू सिटिंग थी, फिर लंच किया, और लंच के बाद मैंने कभी तुरंत पढ़ने नहीं बैठा। 20 मिनट्स का रेस्ट कंपलसरी था। मतलब कोई गलत इंस्पिरेशन मत लेना, पर मेरे लिए पढ़ाई के साथ कंफर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेरी नींद, मेरा खाना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मैंने 20 मिनट रेस्ट, फिर वापस मैं पढ़ने बैठी थी। तो उस 20 मिनट्स के बाद जो सिटिंग थी वो डायरेक्ट डिनर था, बीच में नो ब्रेक, डायरेक्ट डिनर तक, फिर वही डिनर के बाद आधे घंटे का रेस्ट, फिर उसके बाद जो मन हो। और ये है कि मैं रात को क्वेश्चंस लगाती थी। ओके, क्वेश्चंस एग्जाम वाले या फिर नहीं, एग्जाम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, वो भी कम लगाए पर लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं क्वेश्चन बैंक्स वाले, तो वो ज्वाइन किया था मैंने, वो डेफिनेटली ज्वाइन किया था। तो जितना टाइम मिलता था, आधा घंटा 1 घंटा, जब तक नींद नहीं आ रही है वो क्वेश्चन लगा लेती थी। तो कौन सी ज्यादा बुक है जो आपने प्रेफर की है इस ड्यूरेशन में? बेसिक टेक्स्ट बुक्स, लाइक फॉर मटेरिया मेडिका एलेन्स कीनोट, ऑर्गेनन के लिए डजन। फिलोसॉफी का उतना मेजर पोर्शन आता नहीं है, तो 1 ही महीना था, तो मैंने ये मान लिया कि चलो जो अपन ने यूजी में पढ़ा है कुछ तो याद ही है, ऐसा। बाकी ऑर्गेनन के लिए मैंने डजन लिया था, और कॉन्फिडेंस था बिकॉज ऑर्गेनन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो इसलिए। और रेपर्टरी के लिए भी मैंने अपने जो कुछ यूजी के नोट्स थे वो प्रेफर किए, प्लस सक्सेस में जो एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन दी है अकॉर्डिंग टू पीजी के एग्जाम के लिए जो भी है वो फार्मेसी मैंने पूरी सक्सेस और टर्निंग पॉइंट से कवर की। फार्मेसी के लिए मैंने कोई टेक्स्ट बुक नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो सक्सेस और टर्निंग पॉइंट, और वो मोर देन इनफ है, जितना फार्मेसी उसमें है वो मोर देन इनफ है। मेरे सारे क्वेश्चंस फार्मेसी के उससे लगे। अलाइड के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ा, सक्सेस भी पढ़नी पड़ी, क्वेश्चंस भी लगाने पड़े, थोड़ी सी टेक्स्ट बुक भी देखी, ऑब्स गाइनी के लिए भी बुक रेफर करना पड़ा। मतलब मेरे को हमेशा से टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा भरोसा रहा है, तो टेक्स्ट बुक्स प्लस सक्सेस पे ज्यादा फोकस किया। तो किस मतलब आपने जो सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया था कि कितने टाइम कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, मतलब डिवाइड कैसे किया टाइमिंग को? टाइम सबसे पहले तो मार्क्स, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स देखे कि कौन से
सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स कवर करता है। Okay. फॉर एग्जांपल एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने पूरा छोड़ दिया था कि अगर मेरे पास टाइम बचा तो आई डू, पर अगर नहीं बचा तो इट्स ओके क्योंकि 2-2 3-3 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैंने उठाया था मटेरिया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मटेरिया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 16 क्वेश्चंस आते हैं। तो मटेरिया में एलेन्स की नोट, रोज 10 मेडिसिन पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है। 186-187 मेडिसिन है एलेन्स की नोट में, ठीक है। तो 10 से स्टार्ट किया कि शुरू के 5 डेज मैंने 10, फिर उसके बाद अब 15, फिर 20, क्योंकि कितना भी सोच लो अगर टाइम कम है तो भागना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो लंच तक मेरी मेडिसिन होती थी, थोड़ा स्लो पढ़ती हूँ मैं, स्लो रीडर हूँ। तो लंच तक मेरी मेडिसिन कंप्लीट होती थी। उसके बाद मैं ऑर्गेनन में काफी फास्ट पढ़ती थी क्योंकि मेरे को सब कुछ ऐसे क्लिक हो जाता था, पढ़ा हुआ था। तो 2 घंटे ऑर्गेनन, 1 घंटा रिपर्टरी, ये डेली का था। उसके बाद जो मेरा टाइम बचा है मैंने अलाइड, जैसे पीएम ऑब्स गाइनी के मैंने प्रॉपर तो नहीं पढ़ा सब कुछ, पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मोस्टली जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो कवर किया मैंने। ऐसा 1 लाइनर्स पढ़े बहुत सारे, 1 लाइनर्स पे फोकस किया क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न भी वही होता है जी। तो ऐसे करके फिर उसके बाद जैसे मैक्सिमम पीएम ऑब्स गाइनी पीएसएम इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिर एफएमटी से 3-4 क्वेश्चन आ गए, एनआर्ट फिजियो से 1-2 आ गए, तो फिर वैसे कवर किया। मतलब उनको लास्ट के लिए छोड़ दिया था कि हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। मैम एग्जाम के बारे में और बताइए थोड़ा, इसमें एग्जाम मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हो रहता है? +4 -1 का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर करेक्ट है तो +4 और गलत है तो -1। प्लस एक ये है कि आप क्वेश्चंस रिव्यू कर सकते हो, मतलब आपको ऑप्शन होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसका आंसर सही किया है या गलत किया है, तो मैं उसको रिव्यू पे डाल सकती हूँ। अब मैं उसको आंसर टिक करके भी रिव्यू पे डाल सकती हूँ और बिना आंसर टिक किए भी रिव्यू पे डाल सकती हूँ। अगर मैंने रिव्यू पे डाला है आंसर टिक करके तो ऑटोमेटिकली अगर मेरा टाइम खत्म हो जाता है तो वो इवैल्यूएशन के लिए चला जाएगा। पर अगर मैंने नॉर्मली रिव्यू के लिए डाला है तो मेरे सारे क्वेश्चंस एक बार होने के बाद आई कैन गो देयर और फिर मैं अपने क्वेश्चंस चेक कर सकती हूँ कि यार ये मैंने बात के लिए छोड़ा है। मतलब आपको वो हसल नहीं करनी पड़ती कि याद रखो कि यार मैंने 50 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने 70 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा था। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इट की हो जाएगा, एक सेपरेट कॉलम आता है स्क्रीन पे। ऐसा वो काफी हेल्पफुल था। और सबसे हेल्पफुल चीज होती है जो रफ पेपर मिलता है ना, रफ पेपर और पेन, सबसे हेल्पफुल। लिखो उस पे 2 कॉलम बनाओ, अटेम्प्टेड नॉट अटेम्प्टेड, तो समझ में आएगा कि आप ओवर अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो, आप अंडर अटेम्प्ट भी नहीं। और फिर रिव्यू में पता चल रहा है 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 100 क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं रिव्यू करने के लिए। इतना टाइम तो होता ही नहीं है। सही बात है। तो और मैं तो टाइम मैनेजमेंट में हमेशा से वीक हूँ। तो फिर आपने एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज किया? इसी तरीके से? नहीं हुआ। मतलब नहीं ही हुआ। ये मेरा लाइफ टाइम रिग्रेट है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इस चीज को सुधारने की, पर नहीं सुधार पाती हूँ। पर जो लोग कर सकते प्लीज 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 इस पे वर्क करो, क्योंकि ये वो रिग्रेट दे जाता है जो आप भूल नहीं सकते। बिल्कुल। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एक भी साल ऐसा नहीं गया जब मैंने एग्जाम हॉल से निकल के ना बोला कि यार मेरा तो पेपर छूट गया। ठीक है, छूटने के बाद जो मार्क्स आए, जितना लिखा सही लिखा, टॉप किया, लेकिन एक खुद को रहता है कि यार छूट गया। आते हुए छूट गया। और सेम यही हुआ। पेपर लेंदी भी था थोड़ा सा, इस बार पेपर लेंदी था। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस थे, लाइक आपको आंसर करने के लिए पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आपको मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर्स उसमें से रूल आउट करके आंसर टिक करना है। तो वो भी काफी हेक्टिक था। तो पेपर तो लेंदी था ही, लेकिन मेरा भी टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ था। मेरे लास्ट के क्वेश्चंस छूटे हैं, मेरे 8 क्वेश्चन छूटे हैं। मतलब 8 क्वेश्चन जो मैंने पढ़े ही नहीं, जो अनअटेम्प्टेड हैं। और मेरे को आज भी लगता है कि अगर शायद मैं उनको देख लेती तो ज्यादा नहीं 4 तो सही करती। बिल्कुल। तो टाइम मैनेज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ और टाइमर लगा के लगाओ। वो हम लोगों ने नहीं किया टाइम की वजह से, मॉक टेस्ट नहीं लगा पाए, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाए। वो बहुत हेल्पफुल होती है, तो वो करना ही चाहिए सबको। जी मैम, और जैसे एग्जाम होता है तो उसमें सब्जेक्ट वाइज कितने कितने मार्क्स रहते हैं? जैसे एमएम में आपने 16 बताया, क्वेश्चन वाइज प्लस माइनस रहता है। जैसे कि पीएम है तो पीएम के 16 क्वेश्चन आते हैं, पर +-2-3 हमेशा रहता है कि हो सकता है 15 भी आ जाए और हो सकता है 18 भी आ जाए। तो ऐसे मटेरिया के 16 है, पीएम के भी 16 होते हैं, ऑब्स गाइनी के 8 to 9 होते हैं, एफएमटी के 4 होते हैं, पैथो फिजियो के 2-2-2-2 दोनों में से
हाँ फार्मेसी से लगभग 6 to 8 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसे करके ऑर्गेनन से काफी 10-12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स का वेटेज कहीं ना कहीं 50% होता ही है। और जो अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं हाँ इनका वेटेज 40-50, उसमें भी पीएम का वेटेज सबसे ज्यादा है। लगभग मटेरिया के इक्वल्स क्वेश्चन आते हैं, 15-16 क्वेश्चंस आते हैं। पर अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, अगर आप अलाइड में बेस्ट हो तो अलाइड पूरा बेस्ट कर लो, और अगर आप होम्योपैथिक में बेस्ट हो तो आप एक सेक्शन आपका 100% बेस्ट होना चाहिए, उस 50% का आप 100% दे दो। हाँ और जो नेक्स्ट 50% है दूसरे पोर्शन का, उसका आप 30 भी दे दोगे निकल जाओ तो यू आर गुड टू गो, आपका हो ही जाएगा। ऐसा है जी। जो अब वो क्या स्ट्रांग है उस बेसिस पे, जैसे मेरे होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है तो मैंने उस पर ही फोकस किया। मैंने पहले उन्हीं को पढ़ा, क्योंकि जो स्ट्रांग है, टाइम कम है, तो पहले उस पर फोकस किया, फिर अलाइड पढ़ा। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलाइड छोड़ दो, नहीं तो नहीं होगा। जी। तो मैम इस 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपको क्या क्या डिफिकल्टी हैं जो आई एग्जाम को लेकर? सबसे पहली तो क्या पढ़ूं, कैसे होगा, इतना आसान तो नहीं है। क्या मैं कर पाऊंगी, क्या होगा 1 महीने में? एक दिन तो मैंने ये सोचा कि यार ये क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। तो फिर सबसे बात की तो ऐसा कि नहीं दो, पेरेंट्स ने बोला कंटिन्यू। मेरे को विश्वास नहीं था सही बोलो तो कि 1 महीने में मैं कुछ भी कर पाऊंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मैं घर पे थी, मेरी उस टाइम पे पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थी, तो आई वॉज एट होम। तो तू कर, जो होगा वो होगा, तू कर, इस बार नहीं होगा तो विल डू इट नेक्स्ट ईयर, पर तू अभी तो पढ़ाई कर, कोई प्रेशर थोड़ी है। मतलब एक होता है ना कि अगर आप पे घर का प्रेशर नहीं है, आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि तुम कुछ भी करो, दे आर ऑलवेज देयर, कभी भी कुछ भी, तो फिर हो जाता है। और शायद उनके ही विश्वास से हुआ है। पर मैं तो पहले दिन तो मैंने पूरी होप लूज कर दी। फिर दूसरे दिन पापा ने बोला फॉर्म तो भर, हो जाएगा, हमको विश्वास है कर लेगी। फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मेरे पास बुक्स भी नहीं थी, सच बोलूं तो मैंने बुक्स बुलवाई भोपाल से, कि फ्रेंड को बोल के कि बुक्स भेज यार, पढ़ना तो पड़ेगा। फिर 2-3 बुक्स आने में 2 दिन लगे, तो 2 दिन मैंने फोन से पढ़ाई की, और मैंने रियलाइज किया कि नहीं, फोन इज नॉट द थिंग, नहीं हो पाएगा जी। फिर बुक्स आई, फिर पढ़ना शुरू किया, तो मोटिवेशन तो कई बार ऐसा डिमोटिवेट हो गई, कई बार लगा कि यार नहीं हो पाएगा, कई बार 7 बजे की जगह 10 बजे उठी, क्योंकि सोच लिया था कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हो गया। 10 बजे उठ के भी मम्मी ने बोला कि अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, आज ज्यादा सो लिए तो बैठ पढ़ ले, हो जाता है, हो गया। डिमोटिवेट तो बहुत हुए थे, पर एक मन में ये था कि नहीं यार, इतने कमजोर थोड़ी है, बिल्कुल कोशिश तो कर ही सकते हैं। और कहीं ना कहीं यूजी में जितनी मेहनत की थी, जो पढ़ाई की, वो सब काम आई, बिल्कुल। और शायद घर पे थी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि मम्मी पापा जो कंटिन्यू, अरे कुछ नहीं हो जाएगा, तू तो कर। और ये भी नहीं था कि नहीं हुआ तो दे हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं हुआ तो अगले साल, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, अपनी लाइफ थोड़ी ना है यार ये, तो हो गया जी। तो आपने मेनली नोट्स पे फोकस किया या बुक्स पे, या फिर ऑनलाइन मतलब वीडियो वगैरह था कुछ? ऑनलाइन तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मतलब मैंने फोन से भी जो भी पढ़ा, वो पीडीएफ्स जो होती है अपनी बुक्स की, वही पढ़ी। मैं बुक्स पे ही, मतलब आई एम अ बुक पर्सन, फॉरएवर बुक पर्सन, इसलिए मतलब नॉट सेइंग कि एवरीवन शुड डू लाइक दिस, क्योंकि ये किसी के लिए आसान होता है, किसी के लिए मुश्किल होता है। मेरे लिए नोट्स पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने फर्स्ट ईयर से बुक्स पढ़ी है, तो मैंने अभी भी बुक्स ही पढ़ी जी। मैंने अभी भी बुक ही पढ़ी, जैसे पढ़ना था, जहाँ पूरा पैराग्राफ पढ़ना था वहाँ पूरा पैराग्राफ पढ़ा, जैसे हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने थे वहाँ से हाइलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़े। पर नोट्स भी अच्छा ऑप्शन है, जो लोग नोट्स पढ़ते हैं उनके लिए। मैंने बुक्स पे फोकस किया पूरा जी। और जैसे जब आप एग्जाम दे रहे थे अपने 3 घंटे के ड्यूरेशन में, तो आपने मतलब जैसे एग्जाम पैटर्न आता वैसे फॉलो किया है अपने अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट मुझे पहले करना है, जैसे आपका ऑर्गेनल फेवरेट है तो उसको पहले किया, कैसे मतलब? नहीं, मैंने फर्स्ट से ही स्टार्ट किया जी, क्योंकि इतना ढूंढना, मतलब फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फिर पास किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, वो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक और क्योटिक हो जाता है। मैं हमेशा से लाइन से ही
चलती हूँ तो मैंने लाइन से ही किया। हाँ। ये हो गया कि पेपर लेंदी हो गया हम्म। तो मैं लास्ट में देख नहीं पाई, ऐसा ना मैं रिव्यू कर पाई, क्वेश्चन ही अनअटेम्प्टेड रह गए तो मैं और कुछ तो कर ही नहीं सकती थी। जी। पर हाँ मैंने लाइन से किया। हम्म। फिर मेरे को 1 घंटे के बाद समझ में आया कि नहीं, यू आर गोइंग रॉन्ग, ये गलत है। इतना टाइम नहीं देना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। हाँ। ठीक है, तो जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में देखना। हम्म। क्योंकि अगर आप उस पर दिमाग लगा भी लोगे तो आपको तो आ ही नहीं रहा है ना, बिल्कुल। आपको तो डाउट ही है, हम्म। तो वो तो गलत भी हो ही सकता है, 50% चांसेस है कि वो गलत ही होने वाला है। हाँ। तो फिर वो मैंने छोड़ना शुरू, जो बिल्कुल ऐसा था कि यार ये तो पता ही नहीं, उसको तो तुरंत ही हम्म। वही पास कर दिया। लेकिन जो डाउटफुल था मैंने शुरू के 1 घंटे में उस पर भी दिमाग लगाया, वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। 1 घंटे बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, इस पे बाद में दिमाग लगाना, टाइम बचेगा तब, अभी जो आता है वो करो। पर हाँ मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके ही किया। तो क्योंकि कितने आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस? कितने अटेम्प्ट किए थे, मेरे लगभग 86 अटेम्प्ट किए थे। ओके। जिसमें से जो अनअटेम्प्टेड थे उसमें से 8 देखे ही नहीं, और बाकी के कुछ छोड़े, मतलब कुछ गलत हुए, कुछ ऐसे सब करके। तो आपको मतलब कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मतलब एक क्लिक में आ गए कि हाँ इसका ये ऐसा? यार 86 में से पता है ये मान ले कि 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने एक क्लिक में कर दिए। रिपोर्टरी बहुत लेंदी आया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आता नहीं है। हाँ। तो रिपोर्टरी, और मेरा पूरा रिपोर्टरी, मेरे को ये समझ में है कि मैंने जितना भी रिपोर्टरी पोर्शन अटेम्प्ट किया मेरा पूरा यूजी के बेसिस पे था। जो मैंने फाइनल ईयर में रिपोर्टरी पढ़ी थी, पूरा का पूरा पेपर रिपोर्टरी का मैंने उस बेसिस पे किया, और वो सही था। रिपोर्टरी में टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आई न्यू कि ये मेरे को आता है। और जो लास्ट के 5 या 8 मिनट में जो क्वेश्चंस किए उसमें तो मैंने सारे ऑप्शंस भी नहीं पढ़े क्योंकि टाइम नहीं था। पढ़ा, मेरे को अच्छे से याद है, एक तो एनीमिया मुक्त भारत का क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ क्वेश्चन में एनीमिया मुक्त भारत पढ़ा और 6 into 6 into 6 क्लिक कर दिया, बिल्कुल डायरेक्ट, ना इधर ना उधर। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए लास्ट में, फटाफट। फाइटोलक्का का क्वेश्चन था, वो भी बस लाइन पढ़ी टिक। टेबेकम का क्वेश्चन था, डेथ लाइक पेन्स वाला, एक लाइन पढ़ी टिक। तो जो आता था वो आता ही था जी। ऐसा तो लगभग 50-60, मतलब मेरे को लगता है कि शायद बहुत पढ़ाई की होती, साल भर पढ़ाई की होती तो बहुत कुछ बेटर हो जाता। शायद 100 क्वेश्चंस तो रहते 120 में से कि हाँ भाई आते हैं जी। ऐसा। अच्छा मैम, जैसे अगर आपको 1 मंथ के जगह 1 साल का ड्यूरेशन मिलता तो क्या क्या चीज़ें चेंज रहती, किस पे आप ज़्यादा फोकस करते? बहुत कुछ चेंज हो जाता, बहुत कुछ। जैसे कॉन्फिडेंस, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं जब एग्जाम देने गई मैं बहुत एंजियस थी, बहुत ज़्यादा। एंजाइटी मेरे को वैसे ही होती है, एंजियस हुई मैं, और ऊपर से इतनी अंडर प्रिपेयर्ड लड़की एग्जाम देने गई है तो मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। ठीक है, तो अगर मैं 1 साल पूरा प्रिपेयर करती तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती, बिकॉज जब मैं प्रिपेयर करती हूँ आई नो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ें उतनी अपनी कैपेबिलिटी से डिलीवर कर पाती हूँ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना तो 50% तो आपका काम वहीं हो गया। बिल्कुल ठीक है। फिर प्रिपरेशन, पढ़ाई, जिस चीज का बेसिस ही पढ़ाई है, अगर वो ही आपकी पूरी हो जाती तो फिर किसका डर। जब आपको पता होता है कि आपने आपका 100%, जैसे मेरे को पता है मैंने अपना 100% शायद नहीं दिया, अगर मेरे को पता होता कि मैंने मेरा 100% दिया है तो चीजें बदल तो जाती यार। मैं बता तो नहीं सकती क्या बदलता, बिकॉज वो भी एग्जाम के बाद ही होता, पर बहुत कुछ बदल जाता। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा एग्जाम देने का पैटर्न, शायद मेरा स्टडी पैटर्न और मेरा नॉलेज। क्योंकि ये 7 साल बाद मेरे को ये समझ में आया है कि पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। लगता है कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं, पर नहीं, पढ़ा हुआ कभी भी आपका वेस्ट नहीं होता। तो जैसे मैम सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं इस चीज में? नहीं, वो सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस तक लिमिटेड है। वो भी मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेमिनार दे रहा है तो वो हेल्पफुल है। कोई अपने प्रमोशन या पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है तो इट इज नॉट हेल्पफुल, बिकॉज वो सिर्फ ये बता देते हैं कि हमने ये डोज दिया और वो ठीक हो गया। भाई हम वो डोज तक जाए कैसे, पहुंचे कैसे, और आपने वो डोज दिया, फिर उसके बाद क्या फॉलो अप आया,
फॉलो अप गुड था, बैड था, क्या हुआ क्या नहीं, मतलब तो सेमिनार्स तो शायद नहीं, और पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेमिनार, कोई वेबिनार, हाँ अगर कोई स्पेसिफिकली पीजी फोकस्ड सेमिनार या वेबिनार है कि कोई आपको बता रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, कौन सी बुक्स रेफर करो, तो इट इज हेल्पफुल जी। पर अदरवाइज तो क्लिनिकल सेमिनार्स तो नहीं। ओके वो तो प्रैक्टिस तो कॉलेज के साइड से आपको कहाँ से ज़्यादा हेल्प मिली, लाइक प्रोफेसर या टीचर या पीजी कोई भी? कॉलेज का तो यार ऐसा है, ये बिल्कुल सच है कि हर किसी को अपना कॉलेज बुरा लगता है, बिल्कुल ठीक है, पर जब आप वहां से निकलते हो ना तो समझ में आता है यार नहीं यार इतना बुरा तो नहीं था। हाँ। और शायद यही है, जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना उस एक महीने में, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने यूजी में जो किया वो उन्हीं की वजह से किया, जो उन्होंने आके क्लास में पढ़ाया, जो पढ़ने पे उन्होंने मजबूर किया, उसी के बेसिस पे सब कुछ हुआ है। तो शायद कॉलेज ने बहुत हेल्प की, क्योंकि मैं आज जो रिपर्टरी के लिए बोल रही हूँ, मैं जो ऑर्गेनन के लिए बोल रही हूँ, मैं जो मटेरिया के लिए बोल रही हूँ, ये सब कॉलेज से ही आया है। मैंने बहुत मस्ती की अपने यूजी में जी। मतलब बहुत ज्यादा, कोई लिमिट नहीं है, मैंने इतनी मस्ती की, इतने मजे किए, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, घूमना है, खाना है, सब कुछ किया। बस एक चीज मेरी रेगुलर थी, मैं कॉलेज रेगुलर जाती थी और सारे क्लासेस अटेंड करती थी। और शायद सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज मेरे लिए वही रही कि जो मैंने वहां पढ़ा, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, मेरे को एग्जाम में भी याद आया, वो मेरे को यूजी एग्जाम्स में भी याद आया, वो मेरे को पीजी एग्जाम में। तो कॉलेज ने इस चीज में तो बहुत हेल्प की। कॉलेज बोलो, प्रोफेसर बोलो, पीजीटीज बोलो, पर हेल्प तो है जी। नोटिस्ड अननोटिस्ड बहुत बड़ी हेल्प है। हाँ जी। तो मतलब जैसे अगर कोई बच्चा है वो अपने एकेडमिक में यूजी में नॉर्मल रहा है, जैसे आप तो टॉपर रहे हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल बच्चा है और वो पीजी की तैयारी करना चाहे, उसको लाइक एक बच्चा उसको 1 मंथ का ड्यूरेशन का समय मिला है, एक को 1 साल का मिला है, तो आप दोनों को कैसे गाइड करोगे कि कैसे तैयारी करें आप एवरेज स्टूडेंट के लिए? अगर 1 साल का टाइम है और एवरेज स्टूडेंट है, भाई मैं भी एवरेज हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं भी एवरेज हूँ। मैंने कभी टॉप करने के लिए पढ़ाई नहीं की, मेरा मोटे कभी टॉप करना रहा ही नहीं है, तो मैं भी एवरेज हूँ, हम सब एवरेज ही हैं। तो अगर 1 साल है तो भाई जी जान लगा दो, शुरू में मत पढ़ो यार 10 घंटे 15 घंटे, नहीं होता, लास्ट तक आप मेंटेन ही नहीं कर पाओगे वो चीज। शुरू में आप बस एक मतलब रूटीन बना लो कि आपको 4 घंटे रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, 5 घंटे रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। शुरू में खुद को एग्जॉस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि 10-10 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। बस एक चीज पूरा पूरा पढ़ो, एलेन्स की नोट पढ़ लो, पूरी पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, साल भर बहुत ज्यादा टाइम होता है। ऑर्गेनन पढ़ लो, पूरी डजन पढ़ लो, सक्सेस पढ़ लो, जो जो पढ़ना है ना सब कुछ पढ़ लो साल भर, और अपने अच्छे से नोट्स बनाओ, 1 लाइनर्स बना लो। ये हमेशा प्रिपेयर्ड रखना अगर 1 साल पढ़ रहे हो तो, कि लास्ट में क्या रिवाइज करना है और कितने इजीली रिवाइज करना है। आपके पसंद के टॉपिक्स, किस टॉपिक्स में आपको हार्ड है, कहाँ पे आप वीक हो, वो चीज पहले अलग से रख लो कि लास्ट के मेरे को 2 महीने इन टॉपिक्स पे, इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, बिकॉज आई एम वीक एट इट। तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि लास्ट में समझ में नहीं आता क्या रिवाइज करो, क्या छोड़ो, क्या पढ़ो। 1 महीना है तो भाई सब छोड़ दो, नॉलेज छोड़ दो, सब छोड़ दो, सिर्फ ये सोचो कि मैं क्या पढ़ूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ ये सोचो। अगर 1 लाइन पढ़ के आंसर लग रहा है और 4 लाइन पढ़ के उसका बेसिक समझ में आ रहा है, 1 लाइन पढ़ो और फिर दूसरी अगली लाइन पढ़ लो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, नहीं, हमसे भी नहीं हुआ पूरा सिलेबस बहुत वास्ट है, 1 महीने में तो नहीं ही होता है। हमने भी सब्जेक्ट्स ऐसे अलग कर लिए थे कि पहले इतना पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही रूल है, जिससे सबसे ज्यादा पोर्शन आ रहा है पहले वो पढ़ो, पहले उसको अच्छा कर लो, जिससे देखो यार 10 क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए ही होते हैं, वो तो छोड़ना ही है। जैसे वाइवा में जाते हो 2 बार तो सॉरी बोल के ही आना है, तो 10 क्वेश्चन छोड़ के आना ही है, वो तो आपको आते ही नहीं है। फिर जो 10 होते हैं वो आपने आते हैं पर डाउटफुल होता है, तो उतना तो मान के ही चलना है। पर अगर साल भर पढ़ते हो तो सब कुछ अच्छे से पढ़ो, मटेरिया में बोरिक पढ़ो, एलेन्स की नोट पढ़ो, ऑर्गेनन पीएम में अगर आप जो भी टेक्स्ट बुक आपने रेफर की वो पढ़ो, प्लस सक्सेस में काफी अच्छी पीएम दी, और काफी मतलब इतना सफिशिएंट है कि आपका हो जाए। वो क्वेश्चन बैंक्स अगर आप साल भर प्रिपेयर कर रहे हो
क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगाओ। एक बार में नहीं होता। हम लोग ने लगाए, एक बार लगाए, ठीक है। सेकेंड टाइम जब सेम क्वेश्चन लगाए ना, तो ये तो समझ में आ गया कि इन मतलब 50-50 हो गया कि 2 आंसर है, पर इन दोनों में से अब कौन सा। 2 तो हमने रूल आउट कर दिए, पर बचे हुए 2 हम रूल आउट नहीं कर पाए। तो कम से कम 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपल्सरीली। टेस्ट सीरीज हमेशा से टेस्ट देते रहो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करो। बहुत, ये नहीं सोचना कि सिर्फ 5 साल के करूंगा, नहीं। जब से पीजी हो रहा है ना, 2000 से शुरू करो, 99 के क्वेश्चंस लगाओ, यूपीएससी के लगाओ। पहले वेस्ट बंगाल में होता था पीजी का एग्जाम, तो वहाँ के क्वेश्चंस लगाओ। जो जो क्वेश्चन जिस जगह से जहाँ जैसे मिल रहे हैं सब लगाओ। और अगर 1 मंथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो भी क्वेश्चन तो लगाओ, क्वेश्चन लगाना ही है। ये गलती हमने करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए पर बहुत कम लगाए। और लिटरली मैंने जितने लगाए ना, उसमें से भी मेरे 4 क्वेश्चन बन गए, डायरेक्ट आए हैं वो, एकदम डायरेक्ट आए। तो अगर शायद आप बहुत सारे लगा लोगे, सब कुछ लगा लोगे, 2 बार लगा लोगे, तो आपके 10 क्वेश्चन बन जाए। और 1 महीने वाले के लिए 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो तो मतलब अगर जैसे कोई एवरेज स्टूडेंट है तो 1 महीने में निकालना पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल तो है, बस हिम्मत रखनी पड़ेगी। पॉसिबल है, पढ़ो, दिन रात एक करके पढ़ो। फिर मत देखो 14 घंटे 16 घंटे, बस पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ो। फोकस करो कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्स गाइनी है, तो ऑब्स गाइनी में से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत स्पेसिफिक पोर्शन है कि यार हर बार इस वाले टॉपिक से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक को पढ़ो। हाँ, उतना पढ़ो। ये 1 महीने के लिए है, ठीक है। हो सकता है अलग आ जाए, पर वो तो छोड़ने का था ही ना। अब 1 महीने में और क्या ही करेंगे। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। पढ़ाई करो, और क्यों सोच रहे हो यार ऐसा कि 1 महीने में पढ़ना है। जो गलती हमने कर दी वो कोई मत करना, पढ़ते रहो, क्योंकि जब भगवान देता है तो बहुत सारा दे देता है। बिल्कुल, छप्पर फाड़ के। हाँ, हम जो हमने सोचा भी नहीं था कि एलिजिबल होंगे, एलिजिबल हो गए। पेपर देना नहीं देना, पेपर दे दिया, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन हो गया। तो मत सोचो, पढ़ते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। अब इस स्टेज पे मत आने देना कि 1 ही महीना बचा है पढ़ने के लिए। ऐसा हो जाता है, कोई एवरेज नहीं होता, कोई टॉपर नहीं होता। जैसे आप मैम आपने बताया कि आप इंटर्नशिप में थे उस टाइम पे, और हॉस्पिटल भी सेंट्रल ड्यूटी थी आपकी, तो वहाँ पे टाइम आपको मिल नहीं पाता होगा, फिर उसको आपने कैसे मैनेज किया? वैसे तो मेरा हॉस्पिटल स्टाफ बहुत सपोर्टिव था। मतलब ऐसा कि मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो 2 बजे तक तो कुछ नहीं करवाती थी मैं, 2 बजे तक बहुत रश होता था। पर ये था कि जैसे शाम को, जो शाम का टाइम था, इवनिंग टाइम था, वहाँ पे दोनों टाइम जाना पड़ता है। तो जो इवनिंग टाइम था उसमें मैं पढ़ लेती थी। वो लोग उस टाइम पे उतना प्रेशर नहीं था और सपोर्टिव थे, तो ठीक है, अगर कुछ होगा तो वी विल कॉल यू, वरना पढ़ो, हॉस्पिटल में ही एक रूम में बैठ के आप पढ़ लो। ऐसा था। बाकी ये था कि मेरे घर से काफी पास था, तो मेरे को उस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आने हाँ, वो टाइम जरूर मेरा जाता था, मतलब लगभग 2 बजे तक वो टाइम मेरा जाता था। फिर भी मैं कोशिश करती थी कि वहाँ पे जो बीच का टाइम है उसमें मैं क्वेश्चंस लगा लूँ। टेलीग्राम पे मैंने चैनल्स ज्वाइन करके रखे थे क्वेश्चंस वाले, तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन लगाती जाती थी। और अगर इतना टाइम नहीं है कि मैं फोकस करके क्वेश्चन नहीं लगा पा रही हूँ, तो मैं बीच में जो पुराने क्वेश्चंस अपन लगाते हैं वो सेव हो जाते हैं, तो मैं वो रीड कर लेती थी कि मेरे कौन से गलत है, तो उनको एक बार गो थ्रू कर लो तो हो। तो उस टाइम में मैंने जो मॉर्निंग वाला टाइम था, ये चीज मैं रूटीनली रेगुलरली करती थी कि क्वेश्चंस को देखती थी कि क्या है, क्या हो सकता है, कहाँ गलत किया, क्यों गलत किया, इतना जरूर करती थी। ये मैंने किया। और शाम के टाइम फिर पूरा दिन तो पढ़ लेती थी। लगता था कि यार टाइम होता, मतलब ये टाइम भी अगर वेस्ट नहीं होता तो पढ़ लेते, क्योंकि एक जो सिटिंग बना के आप बैठते हो पढ़ने, होता ना अपनी जगह जो पढ़ाई होती है, वो अपनी जगह ही होती है।